हेलो एवरीवन। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है इन्वायरमेंट इकोलॉजी की। पिछले 2013 से 2023 तक के 10 सालों के पेपर को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा लेसन सेकंड में लास्ट टॉपिक बचा था पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, इससे क्वेश्चन खूब आते हैं, ये आपका टॉपिक है। तो हम इनमें से देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन किस आयोग ने कितने साल में पूछे हैं, उससे हमें एक आइडिया अच्छे से मिल जाएगा। और एक ही क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के वो कितनी बार पूछते हैं ये भी हमने पहले भी देखा और आगे भी देखते हैं। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये टॉपिक है वही। तो यहाँ इस तरीके से इकोटोन के बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे और ये सिंपल एक इकोटोन के बारे में इन्होंने फैक्ट एंड फिगर के द्वारा समझाया है। सबसे एक ये लाइन, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। इस एक लाइन के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बने हैं और 10 से 12 बार पूछे भी गए हैं, आगे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट लाइन है कि पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टांसले द्वारा किया गया। यह है पारिस्थितिकी तंत्र। एक और आपका है, उसको दूसरे राइटर हैं उन्होंने मतलब कि लेखक उन्होंने बताया। तो ये दो लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लाइनें ये हैं कि जैसे अर्नीज ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। अब तो अगर वहाँ पे गहन पारिस्थितिकी लगा देंगे तो आंसर आपका बदल जाएगा। नेक्स्ट लाइन है कि पारिस्थितिकी निषेध शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी कि माइक्रो हैबिटेट्स कहा। नेक्स्ट उल्लेखनीय है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। ठीक है, और दूसरा है आपका पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए वर्ष 1986 में पारित किया गया। ये दो हैं, मतलब कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको खूब मिसमैच करवा के खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे 2-3 लाइनें बतानी थी, जो भी नया जुड़ रहा है एस्पायरेंट्स उसके लिए, और जिसके पास अभी नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं 2024-25 के लिए, उनको हम घटना चक्र में बता रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे लोग तो पुराने हैं, उन्हें सब चीज़ें तो पता ही है ना। देखिए, क्वेश्चन तो हम 2012-13 से 23 तक के देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसे आ जाते हैं तो उनको हम ये नहीं कि छोड़ देते हैं। पहला इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। पहली लाइन अभी हमने देखी, फर्स्ट ए बबूल, बी यूकेलिप्टिस, सी नीम, डी पीपल। यूकेलिप्टिस इसलिए इसका आंसर है क्योंकि ये अत्यधिक जल मतलब पानी की इसको ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब पानी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा किसी पेड़ में तो पर्यावरण के लिए वैसे ही पानी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करना नुकसानदायक है ना। तो इन्होंने दिया है यूकेलिप्टिस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण सत्व के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। अब देखिए, यूपीपीसीएस मेंस 2011 और एलडीए आपका मेंस 2010। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी लेटेस्ट आपका देखिए 23 के पहले 22, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। ए यूकेलिप्टिस, बी केला, सी नीम, डी बबूल। अब आपको आइडिया हो गया, क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं, पर कैसे पूछते हैं ये देखिए, है ना। उसके पहले भी देखिए यूपीपीसीएस प्री 2005 में ये लोग पूछते हैं, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। देखिए सेम है ना। आगे बढ़ते हैं। आपका एमपीपीसीएस प्री 2014 में पूछा गया, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। ऑप्शन ए तालाब एवं दलदल, बी झरना एवं नदी, सी तालाब एवं नदी, या डी उपर्युक्त सभी। देखिए ऑप्शन ए आपका तालाब एवं दलदल। क्यों? स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। ठीक है, तो अब यहाँ पे तालाब एवं दलदल दिया तो ये दोनों हो गए। झरना नहीं होगा, नदी का पानी बहता रहता है इसलिए नहीं होगा, है ना। फिर तालाब एवं नदी, इसमें भी नदी है, उपर्युक्त सभी नहीं होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। वो जो आपको ग्राफ में दिखाया गया था, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इकोटाइप, बी इकेड, सी इकोस्फीयर, या डी इकोटोन। यूपीपीसीएस प्री 2012 में बनाया गया इकोटोन। मैंने बोला था इसके देखना अभी कितने क्वेश्चन कितनी बार किस तरीके से पूछे गए हैं, आयोग किस तरीके से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 का है, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। फिर आपका आ गया इकोटोन। देखा, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछते या कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यही से आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 2013 का, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है। ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है, इसके पहले जो सेकंड वीडियो था, है ना। मरुस्थल, पर्वत, महासागर, वन।
देखिए विकल्प सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। फिर इन्होंने 2008 में पूछा है RAS यानी कि राजस्थान का सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र वही है, लेकिन बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। इस क्वेश्चन को देखिए यूपी ROARO प्री 2021 में और IAS प्री 2013 में परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, महासागर, झील, घास, स्थल, मैंग्रोव। बी मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल, झील। सी मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। तो सी आपका ऑप्शन दिया है। क्यों दिया है अभी देख लेते हैं। कह रहे हैं कि परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर है। ठीक है, अभी और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए कभी कभी राइटर या लेखक से पूछ लेते हैं ना, या साइंटिस्ट से, वही क्वेश्चन इसको 2014 में 14 में पूछा है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। मैंने बताया था केवल परिस्थितिकी पूछेंगे तो आंसर दूसरा होगा, गहन परिस्थितिकी पूछेंगे तो आंसर दूसरा होगा। ऑप्शन है EP ओडम ने, B C रॉनकियर ने, C F E क्लीमेंट्स ने, या D अर्नीज नेस ने। और हमने अभी बात की थी कि एक लाइन का क्वेश्चन जरूर बनता है, आपका D ऑप्शन है यहाँ पर। आगे देखते हैं। देखिए यूपी ROARO प्री 2021 में फिर क्वेश्चन आया, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है FE क्लेमेंट्स ने, B CC पार्क, C DV अगर, या D SJ गूल्ड। ऑप्शन ए है आपका FE क्लेमेंट्स ने। कभी कभी जो लाइनें दी जाती हैं या जो सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं उनके राइटर के बारे में पूछ लेते हैं। तो इसके देखिए 2-3 क्वेश्चन अभी आ गए, अब आगे देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसी लाइनें जब नहीं ध्यान देते हैं और यूपी ROARO में हमारा बहुत लॉस हो जाता है ना। तो अगर इसको देख के आपके काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो रहे तो क्या बुराई है इसको पढ़ने में। ठीक है, देखिए लैंग्वेज IAS वाली है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन PCS प्री में पुट कर दिया है। क्या है, परिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ऑप्शन ए, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। सेकंड, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, बी केवल फर्स्ट, सी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, डी केवल सेकंड। देखिए फर्स्ट सेकंड जो सी में आता था ऑप्शन उसको पहले ए में ही बना दिया, लेकिन दोनों ही सही हैं। तो ये लैंग्वेज UPSC के हिसाब की है, पर उन्होंने पुट कर दिया। और मैंने इसीलिए कहा कि UPSC के भी जो क्वेश्चन आए हैं हम उनको जरूर देख लेंगे, क्योंकि उनको कई बार वो इंटरचेंज करके PCS में पुट कर देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए जो अभी हमने नियम देखे उसको इन्होंने मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए दे दिया। अब बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, हमने अभी इसको देख लिया। ये जरूर अभी चेंज है, ये भी वही फैक्ट में दिया गया है, पर क्वेश्चन देखिए बन गया 2013 में। एक टॉपिक के अभी हम लोगों ने 9 क्वेश्चन देख लिए। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। ऑप्शन है इकोक्लाइन, B हेल्कोक्लाइन, C पिक्नोक्लाइन, या D थर्मोक्लाइन। ये मेंस आपका 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। आपको चारों का सही से एक्सप्लेनेशन यहाँ बता दिया है। ठीक है, ये लैंग्वेज UPSC की है, बनाकर उन्होंने कर दिया है। और देखिए प्री 2014 में पूछा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। अब अगर आपको पता है तो ही आंसर इसका निकल सकता है। ये कॉन्सेप्ट में ऐसे ही बताते हैं, मतलब क्वेश्चन पुट करते हैं। सेकंड है पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन आपको पता है, ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। डी आपका ऑप्शन है ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। क्यों? देखिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया। अब यहाँ पे जो 1972 का अधिनियम दिया है वो इन्होंने गलत पुट कर दिया, तो आंसर आपका इस तरीके से बदल गया। ये क्वेश्चन कथन कारण में दिया है UP ROARO में।
कथन है पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण क्या कह रहा है कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले वीडियो में देखा था। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक हो गया, इसके क्वेश्चन हमने देख लिए। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये लेसन भी हमारा तीसरा है और ये टॉपिक भी हमारा नया है, जैव विविधता। ये तो सबको पता ही है। तो इसके बारे में इन्होंने जो पहले दे देते हैं 1-1.5 पेज में, वो इन्होंने दिया है। हम देख लेते हैं कि इससे आयोग किस तरीके के कितने क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पहला क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस 2014 में पूछा है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। बी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। सी, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। डी, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। आंसर तो आपको पता ही चल गया, पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आरएस के 2018 में फिर पूछा है, जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। सेकंड, बीटा सूचकांक। सी, गामा सूचकांक। या डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपका ए है, अल्फा सूचकांक। इसको देखते हैं जरा, क्या है अल्फा सूचकांक। ये कह रहे हैं कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से अल्फा सूचकांक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। यह अवधारणा R.H. हिटेकर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। बीटा सूचकांक स्थानीय एवं क्षेत्रीय विविधता का अनुपात होता है, जबकि गामा सूचकांक किसी भू दृश्य लैंडस्केप की संपूर्ण विविधता को दर्शाता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप के बारे में बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आयोग ने फिर क्या बनाया क्वेश्चन। आयोग ने फिर पुट किया है 2014 में यूपीपीसीएस प्री में, जैव विविधता का अर्थ है। ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति। बी, विभिन्न प्रकार के जंतु। सी, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। डी, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। अब ये है पहला ही क्वेश्चन, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है या जैव विविधता का अर्थ। वो 2014 के आरओ मेंस में आया और ये 2014 के पीसीएस प्री में पुट किया है। एक ही साल में दोनों क्वेश्चन, और दोनों का थोड़ा सा लैंग्वेज बस इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो अब आप पीवाईक्यू को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे साथ भी आप ये टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका आपको। ठीक है, नेक्स्ट फिर इन्होंने पुट किया, यूपीपीसीएस प्री 2010 में आया ही था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, ऑप्शन क्या है, आनुवंशिक आत्मसातकरण। सेकंड है, पर्यवेक्षियों का नियंत्रण। सी, प्राकृतिक वास का विनाश। यदि कीट नियंत्रण। नॉर्मल सी बात है कि प्राकृतिक जितने भी हैबिटेट्स हैं जीव जंतुओं के, वो नष्ट हो रहे हैं, तो फिर यही सबसे बुरा असर पड़ेगा ना उनको खत्म होने में या उनके ह्रास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या आयोग पूछा है। देखिए, 2019 में फिर क्या पूछ लिया, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये करंट का ही है, पर है आपका ये जैव विविधता से लगा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस 2030 यानी 2013 में फिर पूछता है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है, CJ बैरो। बी, डी कास्त्री। सी, वाल्टर जी रोसेन। ये डी, DR बैटिस। हालांकि मैंने बताया ना, कोई बुक हो, कोई सिद्धांत प्रतिपादित हो, तो उसके राइटर का नाम या उसके साइंटिस्ट का नाम पूछ लेते हैं। ये आयोग चेंज है, पर 2019 में फिर उन्होंने पूछा, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की। BP सिंह, कार्ल मोबियस, सर AG टेंसले, या डी, वाल्टर जी रोसेन। आई होप अब ये क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, याद रहेगा, है ना। फिर इन्होंने पूछा यूपीपीसीएस प्री 2018 में कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMP किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है, भावनगर में। बी, जामनगर में। सी, मुंबई में। या डी, पुडुचेरी में। करंट का है, पर क्योंकि ये स्थापित किया गया था तो क्वेश्चन तो बनना ही था, है ना। लेसन 3 चल रहा है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जैव विविधता प्रवणता। अभी हमने केवल जैव विविधता के बारे में बात की, अब ये नया टॉपिक है जैव विविधता प्रवणता। तो हम बहुत छोटे छोटे वीडियोस में बहुत सिंपल सी बातें बता रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखिए। हम फिर सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। आपको सारा कुछ एक वीडियो में पता चल रहा है कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो लैंग्वेज थोड़ा सा कहाँ चेंज करते हैं, कितनी बार पूछते हैं, कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक में ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक में कम आ रहे हैं ना। तो चलिए, बहुत छोटे से वीडियो रख रहे हैं कि आप कहीं पर भी टहलते घूमते इसको देख सकें। थैंक यू।